Most of the students were getting problem in English, and they want me to do this particular topic in Hindi. That's why I'm going to use Hindi for this particular video. Hopefully, if you have any queries regarding this video, you can talk to me. I'm always free, and I'm happy to help you. सो आज हम क्लस्टरिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि क्लस्टरिंग क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या क्लस्टरिंग की अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में, और किस तरीके से ये बेनिफिशियल होती हैं हमारे लिए। तो चलते हैं हमारी इस वीडियो में। तो क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग एक ऐसा तरीका है, या हम कह सकते हैं कि क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि हम किस तरीके से जो डेटा सेट के अंदर हमारे वैल्यूज़ हैं, हम उनको किस तरीके से ग्रुप करते हैं। ये एक तरीका होता है जिसके अंदर हम डेटा ऑब्जेक्ट्स को उनके फीचर्स के या उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर हम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है। सो क्लस्टर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर एक कलेक्शन होता है डेटा ऑब्जेक्ट्स का। एंड किस तरीके का कलेक्शन होता है? ऐसा कलेक्शन होता है जिसके अंदर जो सेम टाइप के होते हैं उनको हम सेम क्लस्टर में रखते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उनको हम उस क्लस्टर से हटा के उसके रिस्पेक्टिव जो बाकी सेम हैं उनके अंदर रखते हैं। और क्लस्टरिंग बेसिकली इसके अंदर जो डेटा आइटम्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इनका जो इंट्रा क्लस्टर, ये मतलब जो क्लस्टर के अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, वो मिनिमम होना चाहिए। और जो क्लस्टर टू क्लस्टर, जो जैसे ये एग्जांपल में ये यहाँ पे और ये दो जो क्लस्टर्स हैं, इन दोनों क्लस्टर के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम मैक्सिमम करना चाहते हैं, सो दैट हम इसको आसानी से जब हम प्लॉट करें तो हम पता लगा सकें। ठीक है। तो क्लस्टरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम इस तरीके के ग्रुप्स फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट्स के, ऐसे ग्रुप्स जो कि सिमिलर होते हैं नेचर में, और या जो कि डिसिमिलर होते हैं दूसरे ग्रुप से। ठीक है। क्लस्टरिंग को हम एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम के जैसे भी देख सकते हैं। ये हम अनसुपरवाइज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लस्टरिंग जो टेक्निक है इसका यूज़ ही किया जाता है जब हमको जो क्लासेस होती हैं, हमारे पास डेटा तो होता है बट उनके रिस्पेक्टिव जो क्लासेस होती हैं वो हमें नहीं पता होती हैं। दैट्स वाई हम इसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम बोलते हैं, क्योंकि हम इसकी मदद से जो अनसुपरवाइज्ड डेटा होता है या जो डेटा सेट्स होते हैं उनके अंदर जो फीचर्स हैं उसके बेसिस पर हम उनको उसके बेसिस पे हम क्लस्टर्स बनाते हैं। सो वहाँ पे हमारे पास में कोई भी क्लास लेबल एसोसिएटेड नहीं होता इनपुट डेटा के साथ में, और क्लस्टरिंग का यूज़ करने के बाद में हमारे पास में सेट ऑफ क्लासेस हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम बना रहे हैं, और उस बेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास में सेट ऑफ क्लासेस आ जाती हैं। नाउ क्या है, हम किस तरीके से मतलब देख सकते हैं? तो एन इलिस्ट्रेशन, द डेटा सेट हैज़ 3 नेचुरल। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में 3 नेचुरल डेटा पॉइंट्स हैं, दैट इज़ 3 नेचुरल क्लस्टर्स हैं। दिस वन इज़ ये क्लस्टर 1 है, एंड दिस इज़ द क्लस्टर 2, एंड दिस वन इज़ क्लस्टर 3। So this is a basic representation of what clusters are and how these groups look like. So what is a good clustering? क्या है जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो क्लस्टर बना है वो बहुत अच्छा बना है। ठीक है। तो उसके लिए गुड क्लस्टरिंग आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या देखना होता है? पहली चीज़ तो एक जो गुड क्लस्टरिंग मेथड होता है वो हाई क्वालिटी क्लस्टर्स प्रोड्यूस करता है। अब वो हाई क्वालिटी क्लस्टर्स होंगे कैसे? इन क्लस्टर्स के अंदर जो इंट्रा क्लास सिमिलैरिटी होगी, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, ये जो इंट्रा क्लास सिमिलैरिटी है, दिस सिमिलैरिटी इज़ वेरी मिनिमम, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन अ क्लस्टर
have least distance from them, and low interclass similarity. Low interclass similarity means here we have three classes, तो इन तीनों क्लासेस के जो बीच का जो सिमिलैरिटीज़ है, मतलब ये पिंक क्लास और जो ग्रे क्लास है, इनके बीच की सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो बहुत मिनिमम होंगी, मतलब मैक्सिमम, एक तरीके से देखा जाए तो मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि मतलब ये दूर रहें एक दूसरे से। एंड वहाँ पे हमने लो बोला है, इट मीन्स कि ये एक दूसरे से बहुत कम मैच करेंगी, ये हमारा यहाँ पे कहने का मतलब है। एंड द क्वालिटी ऑफ क्लस्टरिंग रिजल्ट डिपेंड्स ऑन बोथ सिमिलैरिटी मेजर यूज्ड बाय द मेथड एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्वालिटी होगी हमारे क्लस्टरिंग की, या जो क्लस्टरिंग का जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, वो डिपेंड करेगा सिमिलैरिटी मेजर पर भी, और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पर भी। तो क्लस्टरिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और जो मेट्रिक्स हैं जिनकी मदद से हम जो इंटर क्लास और इंट्रा क्लास डिस्टेंसेस निकालते हैं, वो भी हमारे डिफरेंट होते हैं। तो उनके बेसिस पर भी हमारा जो क्लस्टरिंग है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का क्लस्टर होगा। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ और एप्लीकेशंस, क्लस्टरिंग एप्लीकेशंस? हियर वी विल सी इट इज़ मोस्टली हेल्पफुल इन मार्केटिंग, लैंड यूज, इंश्योरेंस, सिटी प्लानिंग एंड अर्थक्वेक स्टडीज़। एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन मार्केटिंग? ये मार्केटर्स जो होते हैं उनको हेल्प करता है कि वो कस्टमर के बेसिस के अकॉर्डिंग, जो उनके पास में नॉलेज आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो मार्केटिंग प्रोग्राम्स को बनाएं और कस्टमर्स को टारगेट करें। लैंड यूज़ में कैसे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सिमिलर टाइप के लैंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटाबेस। अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटाबेस के अंदर जो सेम टाइप ऑफ लैंड है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्लस्टरिंग का यूज़ करते हैं। एंड इंश्योरेंस के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका कितना एवरेज क्लेम कॉस्ट आ रहा है। I'm sorry. City planning, we use clustering in city planning, like identifying groups of houses according to their house type. This we can see in next video if with some example, and I'll show you how clustering can be used. And then earthquake studies, like earthquake studies के अंदर हम करते हैं observed earthquake epicenters should be clustered along continent faults। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्लस्टरिंग के एप्लीकेशंस के। अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लस्टरिंग इन डेटा माइनिंग। व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स in of clustering in data mining? And the first one is scalability, second is ability to deal with different types of attributes, then discovery of clusters with arbitrary shape, minimum requirements for domain knowledge to determine input parameters, and able to deal with noise and outliers, incentive to order of input records, and high dimensionality, incorporation of user specified constants, and interpretability and usability। So यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं क्लस्टरिंग की, जो कि डेटा माइनिंग में बेसिकली यूज़ की जाती हैं, या क्लस्टरिंग की इन चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है, या यूज़ किया जाता है डेटा माइनिंग के अंदर। कब? जब हमको जब स्केलेबिलिटी अचीव करनी हो, या हमको डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ हमको डील करना हो, उनके लिए हमें क्लस्टर्स बनाने हो। एंड डिस्कवरी ऑफ क्लस्टर्स को डिस्कवर करना हो, कोई आर्बिट्री शेप है उसके लिए। एंड एबल टू डील विद नॉइस एंड आउटलायर्स, दिस वी विल सी इन this one, noise and outliers, this we will see in this slide, or I should say video. And then high dimensionality, to show the high dimensionality of the data, and incorporation of user specified constants, interpretability and usability। basically what we try to show with the clustering, हम clustering से ये शो करना चाहते हैं कि basically हमारे पास जो data set है उसमें
कितने क्लस्टर्स बन रहे हैं और वो क्लस्टर्स कैसे कैसे हैं। तो अगर हम क्लस्टरिंग का यूज़ करते हैं तो हम उसको इजीली प्लॉट करके देख सकते हैं कि हमारे पास में किस तरीके के क्लस्टर्स आए हैं और कौन से आउटलायर्स हैं कौन से नहीं हैं। ये हम इजीली देख सकते हैं एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल इन मशीन लर्निंग। Now what are the major approaches of clustering? Clustering के क्या कौन कौन से major approaches हैं? So here we have 4 approaches, and first one is partitioning algorithm. This particular topic we are going to study in this video series. एंड पार्टीशनिंग एल्गोरिदम के अंदर होता ये है कि हम वेरियस पार्टीशंस बनाते हैं और फिर उनके बेसिस पर हम कुछ क्राइटेरियाज लेते हैं और उन बेसिस पर हम क्लस्टरिंग परफॉर्म करते हैं। हायरार्की एल्गोरिदम्स के अंदर हमारे पास में एग्लोमरेटिव आ जाता है, एंड इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक डेंड्रोग्राम एंड डिवाइस लाइक दिस। सो इन हायरार्की एल्गोरिदम में हम जैसे देखते हैं कि पेरेंट्स हैं, देन पेरेंट्स के 2 चाइल्ड हैं, एंड उन चाइल्ड्स के those childs will act like a parent, and then they have their child like this. We have a family tree like structure, and here in this hierarchy algorithms हम करते क्या हैं, हम एक hierarchical decomposition करते हैं ऑब्जेक्ट्स का या डेटा सेट्स का on some specific criteria, on the basis of criteria, किसी criteria के basis पर हम decomposition करते हैं, hierarchical decomposition करते हैं, and at last we get clusters, and then density based is इसके अंदर जो क्लस्टर्स डिफाइंड होते हैं वो मैक्सिमम सेट ऑफ डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स के बेसिस पे होते हैं। दिस वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ अनदर वीडियो। राइट नाउ इट्स नॉट इसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से हम इसको नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। देन कम्स ग्रिड बेस्ड, एंड दीज एल्गोरिदम्स पार्टीशन द डेटा। ये एल्गोरिदम पार्टीशन डेटा को डिवाइड करते हैं इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स। कुछ फाइनाइट मतलब इतने नंबर ऑफ सेल्स में जिनको हम गिन सकते हैं, टू फॉर्म अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, और एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लस्टर्स करस्पॉन्ड टू रीजन्स दैट आर मोर डेंस इन डेटा पॉइंट्स देन देयर सराउंडिंग्स। और ये जो क्लस्टर्स होते हैं ये खुद में काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं बजाय कि जो इनके सराउंडिंग के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनसे। सो ये हमारे पास 4 मेजर अप्रोचेज हैं क्लस्टरिंग की, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पार्टीशनिंग एल्गोरिदम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग अप्रोच या एल्गोरिदम ये कंस्ट्रक्ट करता है पार्टीशंस को। अगर हमारे पास में एक कोई डेटाबेस है तो हम n ऑब्जेक्ट्स को हम k क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सो हेयर k रेफर्स टू द नंबर ऑफ पार्टीशंस, और ये हमको ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स या पार्टीशंस जनरेट होंगे उस पर्टिकुलर डेटाबेस से। दैट इज़ व्हाई दिस इज नोन एज पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग अप्रोच। The partitioning clustering algorithm usually adopts the iterative optimization paradigm. It starts with the initial partition and uses an iterative control strategy. तो इसके अंदर होता यह है कि हम एक इनिशियल पार्टीशन बनाते हैं और धीरे धीरे कंट्रोल स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हुए हम डिफरेंट पार्टीशंस जनरेट करते रहते हैं। In principle, optimal partition achieved via minimizing the sum of the squared distances to its representative object. तो इसके अंदर बेसिकली होता यह है कि हम जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब एक क्लस्टर के ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड क्लस्टर ऑब्जेक्ट, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर हम इक्विलिडियन डिस्टेंस का यूज़ करेंगे, एंड दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द इक्विलिडियन डिस्टेंस। x इज़ द इनपुट एंड m k इज़ नथिंग
but the median, we can say median, or a marker that we take with which we subtract the data points. We will see this, and here we will see k-means algorithm. So k-means algorithm is nothing but a clustering algorithm. ये clustering algorithm है. Given the cluster number k जो है वो ये हमको बताता है कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनेंगे. अगर हमने k की वैल्यू 2 ली है तो उस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए 2 क्लस्टर्स बनेंगे. k की वैल्यू 3 ली है तो 3 क्लस्टर्स बनेंगे. 4 ली है तो 4 क्लस्टर्स बनेंगे. मशीन लर्निंग में एक बेटर वे ये होता है इसको आइडेंटिफाई, k की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का, कि हम k की डिफरेंट वैल्यूज़ पर जो हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है हमारे मॉडल की, हम उसको आइडेंटिफाई करें और उसी वैल्यू के साथ में हम आगे प्रोसीड करें. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू सेलेक्ट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k, एंड फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ k वी हैव टू फाइंड द एक्यूरेसी of the respective model, and with that value of k we will go forward for machine learning task. And so let's see the steps in the k-means algorithm. First we initialize set seed points randomly, and then assign each object to the cluster of the nearest seed point measured with a specific distance metric. तो हम असाइन करेंगे हर ऑब्जेक्ट को एक क्लस्टर के साथ में, और जो उसके नियरेस्ट पॉइंट होगा उसके साथ में हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इक्विलिडियन डिस्टेंस मैट्रिक इसका यूज़ कर रहे हैं. सो वी विल यूज़ दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस of the nearest seed point. Here nearest seed point refers to the marker that we will use for or the median that we will use for the calculation of distance. Then second, I'll show you how to find the distance in this particular video. Then second step is we compute the seed points as the centroids of the clusters of the current partition. That is, the centroid is the center or mean point of the cluster. तो अब हमको क्या करना है, हमको न्यू सीड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं एज द सेंट्रॉइड्स ऑफ द क्लस्टर. तो पहले जो सीड पॉइंट्स थे those were taken randomly as the centroids of the cluster, but after getting the distance matrix we have to find the minimum distance and then assign that minimum distance to the class to which it is belonging. And after this what we will do, we will compute the new seed points of as the centroids of the cluster of the current partition. So this is the second step, and third step is we will go back to the first and do this again and again until unless we have no change in the clusters as of the previous matrix. So we will see it. So here is a problem. We were going to use k-means algorithm. So we will going to use k-means algorithm for this problem. What we have 4 types of medicines A, B, C, and each of them is having 2 attributes, weight and pH index. So these are the features, and for these features we have 4 samples and we have to classify them according to their features. So our goal is to group these objects. हमको करना क्या है, हमको हमारा जो गोल है वो क्या है, हमको ग्रुप करना है इन ऑब्जेक्ट्स को हमको ग्रुप करना है 2 क्लस्टर्स के अंदर. तो पहले हमने इसको प्लॉट करके देखा तो हमारे पास में ये इसका रिस्पेक्टिव प्लॉट है. एंड नाउ वी विल सी द फर्स्ट स्टेप इज टू यूज इनिशियलाइज सीड पॉइंट्स फॉर पार्टीशनिंग. So we use the initial seed points like 1,1 for class 1, and class 2 we used 2,1 as our seed, and we assume that C1 is equal to A, that is cluster 1, and C2 is equal to B cluster 2. Now this is the original matrix that we have. Let's see, this is weight and pH index, and here also this is weight and pH index, like this.
So we have x and y, and A, B, C, D, these are the samples. And for this particular, what we will do, we will calculate the distance matrix, and D0 is nothing but the distance matrix of this matrix. So how we calculate it is, हम कैसे calculate करेंगे, we will find the distance for sample D, C1. First we will calculate the distance of the sample D with C1, which is the seed point, and how we will calculate, 5 minus 1 square plus 4 minus 1 square whole under root, and then we will get 5 as output. And after this we will calculate D with C2, and D with C2 is 5 minus 2 square plus 4 minus 1 square, which is 4.24. And now we will put this into a distance matrix D0 with 5 and 4.24. Similarly, we will calculate for other samples also, like for C, C1, it is 4 minus 1 square plus 3 minus 1 square, which is nothing but 3.61. And similarly 4 minus 2 square plus 3 minus 1 square, which is nothing but 2.83. And for these two also we will identify, we will calculate the values of D0, like 0, 1 and 1, 0. After doing this, what we want is, for each of these samples we have to identify, हमको जो minimum है इन sample के अंदर, हमको उसको आइडेंटिफाई करना है. मतलब कि जो डिस्टेंस है D का, वो C1 के ज़्यादा पास है या C2 के ज़्यादा पास है. तो हमने देखा कि जो डिस्टेंस है D का 4.24 इज़ लेस देन 5. तो हम D को पहले क्लस्टर 2 मतलब C2 के लिए हम असाइन कर देंगे. सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 2.83 इज़ लेस देन 3.61. सो दिस 2.83 इज़ असाइन टू ग्रुप 2, and 0 is less than 1, so this is assigned to group 2, and here 0 is less than 1, so A is assigned to group 1. Now we will calculate it next time. So these stars are the nothing but the seed points. Stars are seed points, initial seed points, and now we will calculate the next seed points, or the centroids of centroids. Knowing the members of each cluster, now we compute the next centroid of each group based on these new members. So here we have seen that we have 1 and 1 comma 1 for C1. So we have no change in C1. So we will take 1 by 1, that is 0. We have only one sample for C1. So we will take 1 upon 1 comma 1 upon 1, that is nothing but 1 by 1. So C1 is this. Then how we will compute C2? C2 we have 2, 4, 5. So here we have 2, 4, 5 as B, C, D belongs to group 2. So 2, 4, 5 by 3 average, and similarly 1, 3, 4 by 3. So we for class 2 we get new centroid point size 11 by 3 and 8 by 3. So here we can see this is class 2, and new centroids are this 11 by 3 and 8 by 3. Now step 2, renew the membership based on new centroids. Compute the distance of all objects to the new centroids. So here what we will do, we will compute the new centroids of the objects, compute the new distances of all objects like we did previously. तो हम यहाँ पे दोबारा से वैसे ही करेंगे. हम फिर से जो नए हमारे पास में सेंट्रॉइड्स आए थे उनके बेसिस पर हम फिर से डिस्टेंस निकालेंगे. फॉर डिस्टेंस D, C1 we will compute 5 minus 1 square plus 4 minus 1 square whole under root, and we will get 5, and 5 minus 11 by 3 square plus 4 minus 8 by 3 square, we will get this 1.89. Similarly for others also we will calculate the distances, and we will get D1 as the distance matrix. So here again we will find the minimal distance between these, and we find that
1.89 is less than 5, therefore D will belong to group 2, and 0.47 is less than 3.61, so C will belong to group 2, and here 1 is less than this, so 1 will belong to group 1, and here 0 is less than this, and therefore 0 will belong to group 1. So A and B belongs to group 1 and C and D belongs to group 2. Again we will compute the convergence. So again now we have 1 plus 2, here we have 0 and 1, these two belongs to group 1, so 1 plus 2 by 2, and here 1 plus 2 by 2, and then 1 plus 1 by 2, so we will get 1 by 2 comma 1. This is the new centroid of our cluster 1, and similarly we will calculate cluster 2 as we did previously. So again we will repeat the first two steps until we have achieved convergence, that is हम इसको फिर से रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे जो क्लस्टर्स हैं उनमें कोई चेंज हमको शो नहीं होता है तब तक। अगर शो नहीं हुआ है इट मीन्स हम अचीव कर चुके हैं कन्वर्जेंस को। तो हम फिर से डिस्टेंस निकालेंगे विद न्यू सेंट्रॉइड्स, C1 और C2 न्यू सेंट्रॉइड्स के साथ में। तो फिर से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमको D2 के अंदर वो वैल्यूज़ दोबारा से दिखेंगी जिनके अंदर जैसे C और D फिर से क्लास 2 को ही बिलोंग कर रहे हैं और A और B क्लास 1 को बिलोंग कर रहे हैं। So here we will stop due to no assignment membership in each clusters no longer change। तो यहाँ पे हमने देखा कि A और B फिर से C1 को ही बिलोंग कर रहे हैं, C और D फिर से C2 को ही बिलोंग कर रहे हैं क्लास 2 को। तो अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे एंड हेयर आर एल्गोरिदम कन्वर्जेस, और यहाँ पे हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है एज वी कैन सी इन दिस प्लॉट ऑल्सो। सो व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ के मीन्स? के मीन्स के क्या स्ट्रेंथ है? सबसे पहली चीज़ ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग का एंड बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड इजी टू कोड। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ Tk(n), वेयर n is the number of data points, k is the number of clusters, and t is the number of iterations. So these are the strengths, and now we'll talk about weakness of k-means। k-means की क्या weaknesses हैं? The algorithm is only applicable if the mean is defined। ये algorithm तभी applicable है अगर mean defined है। यूज़र को खुद से स्पेसिफाई करनी पड़ती है k की वैल्यू, एंड दैट इज़ वाई दिस एल्गोरिदम समहाउ स्टक्स। आई मीन k की वैल्यू आइडेंटिफाई करना थोड़ा टेडियस टास्क है क्योंकि हमको डिफरेंट k की वैल्यूज़ पर अब हमारे जो क्लस्टरिंग है उसको परफॉर्म करनी पड़ती है एंड उसके बेसिस पे हमको फिर मॉडल ट्रेन करना पड़ता है और फिर हमको एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी पड़ती है। सो ये जो k है, k की वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड देन ये एल्गोरिदम जो है आउटलायर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। आउटलायर्स वो होते हैं जो कि हमारे डेटा पॉइंट में बहुत ही अलग वैल्यू को शो करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं उनसे कुछ अलग ही वैल्यूज़ होती हैं। बहुत हाई वैल्यूज़ होंगी, अगर सारी वैल्यूज़ हमारी 1 to 2 के बीच में है तो हम आउटलायर कंसिडर कर सकते हैं जो कि 5 या 10 के बीच में हो या इनसे भी ज़्यादा वैल्यू का हो। सो दोज आर दी आउटलायर्स, और वी कैन से आउटलायर्स कुड बी एरर्स। ये एरर हो सकते हैं किसी भी तरीके के डेटा में जो कि रिकॉर्डिंग के टाइम आ सकते हैं या हमने जब डेटा कहीं से लिया हो उस टाइम आ सकते हैं। और आउटलायर्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे डेटा पॉइंट से बहुत फार अवे, काफ़ी दूर होते हैं। एंड here we can see the outlier, this one is outlier and these are our data points, and due to this outlier we have different clusters made। So this is undesirable cluster। ये undesirable cluster है, देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये डेटा पॉइंट्स हैं इनको एक क्लस्टर में होना चाहिए, बट ड्यू टू दिस आउटलायर द क्लस्टर changes, and here we will have 2 clusters with not good clustering, and this is the ideal cluster।
So this particular cluster will look like this. We have three clusters, or we can say two clusters, and and the last one is outlier. So right now it's too much I think for this video. इस वीडियो के लिए काफ़ी है, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाद की चीज़ें देखेंगे, जैसे जो हमारी हायरार्कियल क्लस्टरिंग है वो, साथ ही साथ में एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग एज वेल एज डेंडोग्राम्स क्या होते हैं, एंड द लाइफ स्पैन ऑफ डेंडोग्राम्स. सो हम इसके बाद क्लस्टरिंग के अंदर वो देखेंगे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट K-Medoids एल्गोरिदम ऑल्सो. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे वीडियो चैनल को. थैंक यू.